सो हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन का चैप्टर अब तक हम लोग काफी पढ़ चुके हैं और अब हम चैप्टर में ये देख रहेंगे कि कितना नेट एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, और ग्लूकोज के ही ऑक्सीडेशन से हम ये देखेंगे। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में जा रहा है तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन की बैलेंस शीट, दैट मीन्स कितना एटीपी सिंथेसाइज हुआ है। पहले देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हम ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बना रहे हैं, आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, जिनमें से कुछ पॉइंट्स पीवाईक्यू हैं कि ये हम बैलेंस शीट तभी कर पाएंगे अगर हम यहाँ पर कुछ एजम्पशंस लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि एजम्पशंस जब तक हम ये नहीं लेंगे तो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या एजम्पशंस हैं? पहली एजम्पशन ये है कि सीक्वेंशियल ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का। इसका मतलब कि ग्लूकोज जब सेल में एंटर कर रहा है, एंटर करने के बाद में पहले वो ग्लाइकोलाइसिस में, देन ग्लाइकोलाइसिस के बाद में लिंक रिएक्शन के बाद में वो चलेगा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में, एंड फाइनली क्रेब्स साइकिल से NADH प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपना हाइड्रोजन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स देंगे, एंड फाइनली एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो यहाँ पर पहला एजम्पशन क्या है, सीक्वेंशियल ऑक्सीडेशन होगा, दैट मीन्स ग्लाइकोलाइसिस, देन क्रेब्स साइकिल, एंड देन फिर ETS चलेगा। सेकेंड एजम्पशन, NADH आप याद करो, हमने ग्लाइकोलाइसिस में सिंथेसाइज किया था। तो ग्लाइकोलाइसिस में भी जो बन रहा है NADH प्लस H प्लस, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो भी एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, एंड फाइनली वो भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए यूज होगा। तो सेकेंड एजम्पशन, द ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH सिंथेसाइज हुआ है वो भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तीसरा अजम्पशन, अब आप देखो पूरा ट्रैफिक है, हम जब भी खाना खा रहे हैं तो उसमें कभी आप प्रोटीन भी खा रहे हैं, कभी आप यहाँ पर फैट्स भी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी खा रहे हैं, और ये सारे जो भी हम खा रहे हैं खाना, उनमें जो वो ऑक्सीडेशन में जाएंगे वो अलग अलग जगह से एंटर करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में। तो वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन कहाँ से एंटर करेगा। अभी हम सिर्फ ग्लूकोज के लिए लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी जो रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर सबस्ट्रेट्स बने थे, इंटरमीडिएट्स बने थे, वो यहाँ पर किसी और सब्सटेंस को बनाने के लिए यूज नहीं होंगे। ये अनदर अजम्पशन है, क्योंकि अगर उसमें से कुछ निकल जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर एटीपी कितनी कैलकुलेट होगी, कितनी सिंथेसाइज होगी, वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए थर्ड अजम्पशन क्या रहेगा कि इंटरमीडिएट्स, none of the intermediates that are formed in this respiratory pathway are not utilized. ठीक है, none are utilized to synthesize any other substance. Then another इसका assumption क्या है कि ग्लूकोज ही सिर्फ रेस्पायर किया जा रहा है, और इसके अलावा कहीं और से कोई और सबस्ट्रेट में भी प्रोटीन में भी फैट एंटर नहीं कर रहा है किसी भी तरह से, किसी भी जगह से इस रेस्पिरेटरी पाथवे में। ओनली ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इन अजम्पशंस के साथ में हमने नेट एटीपी कितने सिंथेसाइज हो रहे हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, उसको हमने ट्रैक किया है। आप देखो, जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड सिंथेसाइज हुए थे दो, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में दो एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बने थे, एंड दो NADH प्लस H प्लस सिंथेसाइज हुए थे। देन पायरुविक एसिड दोनों के दोनों दो एसिटाइल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के लिंक रिएक्शन से बना रहे थे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से, और वहां पर दो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए थे और दो NADH प्लस H प्लस सिंथेसाइज हुए थे। एंड देन ये दो एसिटाइल कोएंजाइम A हमने कहे थे सबस्ट्रेट एंट्रेंट टू क्रेब्स साइकिल थे। तो क्रेब्स साइकिल में जाकर के हमने कहा था तीन जगह NADH प्लस H प्लस सिंथेसाइज होंगे, और एक जगह पर FADH2 सिंथेसाइज होगा, और एक जगह पर GTP सिंथेसाइज होगा। लेकिन हमने बोला था कि दो एसिटाइल कोएंजाइम A जब एंटर कर रहे हैं तो दो के हिसाब से हमने उसको एक को मल्टीप्लाई किया था। तो दो GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, हमने बोला था
coupled with the synthesis of ATP. तो इसलिए 2 ATP हम यहाँ पे लेके चलेंगे. Then 3 NADH plus H plus को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 NADH plus H plus बने, एंड इसी तरह से 2 FADH2 बने, 2 पायरुविक एसिड, या हम बोले एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से. एरोबिक रेस्पिरेशन की बात चल रही है. और ये ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH किस में जा रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा रहा है. इसी तरह से ये वाला तो जा ही रहा था, माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स के अंदर बने हैं दोनों, तो ये भी and this FADH also all are entering the electron transport system. और याद करो हमने अपने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में FADH2 और लेक्चर नंबर 6 में NADH plus H plus से किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंट्री होगी और किस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा, वो हमने किया था. अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वाली वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं कि कहां से हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी के सिंथेसिस की बात करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे. अब आप देखोगे तो वीडियो को वो देख लेना आप, अदरवाइज हम यहाँ पर डायरेक्टली बता रहे हैं कि ये भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर कर रहे हैं. तो ग्लाइकोलाइसिस वाला भी जो हमने यहाँ पर क्या कहा था, एजम्पशन में बोला था. अब क्या देखेंगे, हमने अपने अगले पिछले लेक्चर में देखा था कि एक NADH प्लस H प्लस से 3 ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं, और इसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक FADH2 से 2 ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं. तो वहीं से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि टोटल NADH प्लस H प्लस कितने सिंथेसाइज हो रहे थे. यहाँ पर आप देखो 2 + 2 and 6, यहाँ पर 10 NADH प्लस H प्लस. एक NADH से 3 ATP बन रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, टोटल 30 ATP NADH प्लस जितने भी यहाँ पर रेस्पिरेटरी पाथवे एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बने हैं. इसी तरह से FADH2, 2 FADH2 बने थे, एक FADH2 से 2 ATP बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 2, सो 4 ATP टोटल बनेंगे. देन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमने यहाँ पर एक तो ये वाला क्रेब्स साइकिल वाला बनाया, और एक हमने यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान नेट ATP हमने बोले थे. आप याद करो हम लोगों ने बोले थे कि 2 यूज हुए थे ऊपर वाले प्रिपरेटरी फेज में, और नीचे 4 बने थे पे ऑफ फेज में, हमने नेट ATP 2 बनाए थे. तो इस तरह से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 4 ATP डायरेक्टली. तो यहाँ पर कपल्ड विद GTP की जगह पर हमने फिर ATP लिखा. तो टोटल हमने जब कर दिए तो 38 ATP. PYQ आपको याद रखना है, टोटल ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज कितने, 38 ATP. लेकिन हाँ, कुछ सेल्स में आपको 36 ATP भी बनने को देखने को मिलते हैं. वो 36 है या 38 है, वो एक्चुअल में डिपेंड करेगा एक अनदर रीजन से, वो हम अपने एक अनदर वीडियो में बताएंगे. तो 38 ATP जो है वो आपको PYQ है. आपको 36 नहीं लिखना है, 38 ही लिखना है. अब इसके तो टोटल ATP synthesized on oxidation of 1 glucose molecule in aerobic respiration is 38 ATP. अब another important, जब हम लोगों ने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन देखा था बेटा, तो हम लोगों ने ये बोला था कि वहां से क्या हो रहा था, या तो बन रहा था लैक्टिक एसिड या फिर बन रहा था अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल. एक था यहाँ पर 2 कार्बन, और इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे थे एक था 3 कार्बन, क्योंकि लैक्टिक एसिड वाले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुई थी, तो वो 3 कार्बन वाला ही बन रहा था. लेकिन एक कार्बन वाले सब्सटेंस बन रहे थे, तो वो क्या थे, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन था. एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ था तो वाटर बना था, और समय समय पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हुआ था, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था. लेकिन फर्मेंटेशन के दौरान इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में PYQ याद रखना है. पहला पॉइंट, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड. किसमें, बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन. बार बार PYQ इंपॉर्टेंट. सेकेंड, यीस्ट जो है, इनफैक्ट हम लैक्टिक एसिड में भी ये बोलते रहते हैं कि इनके मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड बनता जा रहा है, अल्कोहल बनता जा रहा है, और वो सेल में से बाहर मीडियम में जाता जा रहा है.
तो मीडियम में क्या होता जा रहा है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन या लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। तो अब यहां पर PYQ, yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches 13%। 13% जब मीडियम में अल्कोहल का कंसंट्रेशन हो जाता है तो वो यीस्ट के लिए टॉक्सिक हो जाता है, और इस तरह से हम ये बोलेंगे मैक्सिमम कंसंट्रेशन जितना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बन रहा है वो 13%। याद रखना है PYQ। देन अनदर इंपॉर्टेंट, आप देखोगे हमने जब फर्मेंटेशन बोला था तो NADH प्लस H प्लस जो ग्लाइकोलाइसिस में बना था वो क्या हो रहा था, नेक्स्ट वाले स्टेप्स में जहां पर हम लोगों ने पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में या पायरुविक एसिड का एसिटाल्डिहाइड में बनते देखा था, तो हाँ, और एसिटाल्डिहाइड का फिर हमने अल्कोहल बनाया था, तो वहां पर NADH प्लस H प्लस सिंथेसाइज हो रहा था, सॉरी यूज हो रहा था। तो क्या हो रहा था, तब हम ये बोलेंगे कि ये वाला जो स्टेप हमने बोला कि जो NADH प्लस H प्लस ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो ETS में जा रहा है, बट फर्मेंटेशन के दौरान वो ETS में एंटर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो यूज अप हो रहा है आगे पायरुविक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन में। तो इसलिए नेट ATP जो यहां पर बनेगी वो 2 ATP बनेगी। PYQ आपको याद रखना है। देन ये मैंने अभी आपको पहले बता ही दिया, देयर इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ glucose in both lactic acid and alcohol fermentation. Last but not least, it's a PYQ. What? NADH is oxidized to NAD plus slowly. किसमें? फर्मेंटेशन में, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में फास्ट। हाँ, एक और बात, यहां पर लेस देन 7% एनर्जी फर्मेंटेशन में रिलीज हो रही थी, बट जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो अबाउट 40% ऑफ एनर्जी इन द ग्लूकोज इज रिलीज्ड। राइट बच्चों, तो एक बार इसको फिर से NCERT की लाइंस के साथ में मैच करना। PYQs मैंने जो यहां पर बताए हैं आपको याद रखने हैं। हैव अ नाइस टाइम।